देखिए, भारत इस विश्व का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और बहुत जल्द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, ऐसा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का कहना है। India will be the 3rd largest economy soon. और अगर आप भी चाहते हैं कि अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में आपका भी कंट्रीब्यूशन हो, तो स्टॉक मार्केट एक बहुत ही बढ़िया जरिया हो सकता है, जहां पे आप अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करके हाईली रिटर्न्स कमा सकते हैं और अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में अपना सहयोग भी दे सकते हैं। नमस्कार, मैं विशान और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ को फाइनेंस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है सरल शब्दों में। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो कि स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे। और अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आप सिर्फ स्टॉक मार्केट को सीख ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, बल्कि आप अपनी इन्वेस्टिंग की जो है शुरुआत भी कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने ये आता है, व्हाट एग्जैक्टली द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट आखिर है क्या? देखिए, शेयर बाजार वो जगह है जहां पर बीएसई और एनएसई भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है, खरीदी और बिक्री की जाती है। शेयर मार्केट के द्वारा एक आम निवेशक भी निफ्टी या सेंसेक्स की टॉप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके उस कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। बाजार का मतलब होता है जहाँ चीजों की खरीदी और बिक्री की जाती है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स की खरीदी और बिक्री की जाती है। स्टॉक एक्सचेंज पर जितने भी कंपनीज लिस्टेड होती हैं, वो अपने कुछ शेयर जारी करती हैं बेचने के लिए अलग अलग प्राइस में, और फिर लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं और जब उस शेयर का वैल्यू बढ़ जाता है तो उसे बेच के अपना मुनाफा कमा लेते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर शेयर का वैल्यू कम हो जाता है तो उन्हें बेचने पर उनका नुकसान भी हो सकता है। आपको बता दिया जाए कि शेयर का वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहता है, ज्यादा या कम होते रहता है। आज कुछ और है तो कल कुछ और रहेगा। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हो सके। हालांकि ये सही भी, ऐसा ही माइंडसेट होना चाहिए। हर एक इन्वेस्टर, हर एक व्यापारी का ऐसा ही माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन गाइस, स्टॉक मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत से ऐसी बेसिक टर्म्स है जो आपको समझने चाहिए। जैसे सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत ही बड़ा रोल होता है स्टॉक मार्केट में। सेबी का काम है स्टॉक मार्केट में हो रहे सभी फ्रॉड को रोकना, उन्हें सजा देना और साथ ही में नियम बनाना। अगर एक लाइन में कहा जाए तो स्टॉक मार्केट का कंट्रोल सेबी के हाथों में ही है। इसके अलावा भी कई टर्म्स है, जैसे आईपीओ, डीमैट अकाउंट, सेंसेक्स, निफ्टी, डेरिवेटिव, कमोडिटीज, करेंसीज, इक्विटी, डिविडेंड बोनस, इन सभी चीजों को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आइए इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई अपना स्टार्टअप शुरू किया, कोई भी कंपनी या कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर। कुछ समय तक आपका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अब आपको जरूरत है अपने बिजनेस को और एक्सटेंड करने के लिए, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के लिए, जो भी आपकी प्लानिंग है उसके ऊपर काम करने के लिए, अलग अलग जगहों पे आउटलेट बनाने के लिए। इसके लिए आपको चाहिए मोटा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, लाइक 10 करोड़ या 50 करोड़ का। अब 10 करोड़ रुपए आप कहाँ से लेके आएंगे? 10 करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, जिस वजह से आप ना तो अपने फैमिली से ले सकते हैं और ना ही अपने दोस्तों से। हो सकता है कि आप बैंक से लोन लेने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि बैंक फ्री में लोन नहीं देता है। बैंक से कर्जा लेने के लिए आपको बैंक के पास कुछ अपनी प्रॉपर्टीज गिरवी रखनी होगी। हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस को ही गिरवी रखना पड़े। बैंक से लोन लेने में दूसरा दिक्कत यह है कि आपको बैंक को ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा आपके पास एक और तरीका है, आप अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं और अपनी कंपनी के कुछ हिस्से को शेयर के रूप में जारी कर सकते हैं। फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। जब शेयर बाजार में कोई भी नई कंपनी लिस्ट होती है तो उसे पब्लिक कंपनी कहा जाता है। रीजन ये है कि वो जनता के लिए शेयर जारी करती है ताकि वो आम लोगों से पैसा जुटा सके। अब जैसा कि आपको अपने बिजनेस के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, तो आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करके करोड़ों रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई या एनएसई पर लिस्ट कराना होगा। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसपे 4000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, जिसमें हर रोज ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जाती है। और एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 2200 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड होती है, जिसमें कि हर रोज ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जाती है। तो आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा सेबी के पास। सेबी को अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स देनी होगी और अगर एक बार सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देता है, फिर आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। तो अब आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने जा रहे हैं शेयर मार्केट में और आपको 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो आप क्या करेंगे? 1000 भाव के हिसाब से 10,000 शेयर जारी कर देंगे और जब 10,000 शेयर बिक जाएगा तो आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए की फंड्स आ जाएंगे। इसी प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हालांकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ही है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल बेसिक समझिए। स्टॉक मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर अब तक तो आपको समझ में आया क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शेयर क्या होता है। देखिए, शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाना। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, मतलब ये कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक बन जाते हैं और आपका प्रॉफिट और लॉस डिपेंडेंट होगा कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। मतलब ये कि आपका उस कंपनी में कुछ पैसा लगा हुआ है, तो अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आपका भी प्रॉफिट होगा और अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो आपका भी लॉस होगा। मान लीजिए कि किसी भी कंपनी के 100 शेयर है और उसमें से 10 शेयर आपके पास है, मतलब ये कि आप उस कंपनी के 10% की इक्विटी के मालिक होंगे। ठीक इसी प्रकार किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर अलग अलग परसेंटेज के मालिक होते हैं। आजकल आप किसी भी कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीदी और बिक्री कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना है तो ब्रोकर को पर्सनली कॉल करना पड़ता था। और आजकल तो ब्रोकर्स के कुछ प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, कुछ एप्लीकेशंस आ चुके हैं जो आपको शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा को प्रोवाइड कराते हैं। इंडिया में बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं, जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो ऐप हो गया, जेरोदा हो गया, ऑफस्टॉक हो गया। इन ब्रोकर्स की ऐप या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी कंपनी के शेयर को आसानी से घर बैठे खरीदी और बिक्री कर सकते हैं।
देखिए शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का भाव डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता है। मांग और पूर्ति के आधार पर ही किसी भी कंपनी का मूल्यांकन होता है। अगर किसी भी कंपनी का डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो उसके शेयर की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। ठीक इसके अपोजिट, अगर किसी भी कंपनी का सप्लाई ज्यादा होता है और डिमांड कम होता है तो उसके शेयर की वैल्यू ऑटोमेटिक कम होने लगती है। इसलिए फ्यूचर में उन्हीं सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करें जिनकी डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है। हर कंपनी के शेयर का वैल्यू अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी हर रोज कारोबार करती है, जिनमें उन्हें कभी प्रॉफिट होता है तो कभी नुकसान होता है। और समय के साथ स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो कभी भी पैनिक में डिसीजंस ना लें। और वॉरेन बफेट का कहना है स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने का सिर्फ दो ही मंत्र होता है, पहला तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा पेशेंस। पैसा इन्वेस्ट करिए और लंबे समय तक ग्रो होने दीजिए, पेशेंस रखिए। जब किसी भी कंपनी का व्यापार बढ़ता है और उसे मुनाफा होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं। और जब किसी भी कंपनी के शेयर्स की अचानक से खरीदी होने लगती है तो उसके शेयर की वैल्यू भी बढ़ने लगती है। ठीक इसका अपोजिट, अगर किसी भी कंपनी का घाटा होता है तो उसके इन्वेस्टर्स अपने पोजीशंस को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बेचना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उसके शेयर की वैल्यू कम होने लगती है। देखिए शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा और उस डीमैट अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा और उस बैंक अकाउंट से अपने डीमैट अकाउंट में कुछ फंड्स ऐड करने होंगे शेयर खरीदने के लिए। इसके बाद जब आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल के आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू उस कंपनी के पास चला जाता है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बिगिनर है और आपको समझ में नहीं आ रहा है किस कंपनी के शेयर को खरीदें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कंपनीज के शेयर्स को खरीद के आप शुरुआत कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स ब्लू चिप स्टॉक कहलाते हैं। मतलब ये कि इनकी वैल्यू कम होने का चांस काफी कम होता है और इसमें रिस्क भी काफी कम है। ब्लू चिप स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा प्रॉफिट यही होता है कि उसमें रिस्क काफी कम होता है। देखिए शेयर बाजार में शेयर खरीदने और बेचने के लिए बोलियां लगाई जाती है। मतलब ये कि शेयर्स की नीलामी की जाती है। इसमें जो विक्रेता होता है सबसे कम कीमत पर शेयर बेचने के लिए तैयार होता है, खरीदार होता है सबसे अधिक कीमत पर शेयर खरीदने के लिए तैयार होता है। इन दोनों के बीच में बेसिकली शेयर का दान प्रदान होता है और ये दोनों आपस में शेयर्स की खरीदी और बिक्री कर लेते हैं। मतलब ये कि जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वो शेयर खरीद लेता है। इसी को बिड प्राइस और आस्क प्राइस कहा जाता है। विक्रेता जिस कीमत पर शेयर बेचने के लिए तैयार होता है उसे बिड प्राइस कहा जाता है। खरीदार जिस कीमत पर शेयर खरीदने के लिए तैयार होता है उसे आस्क प्राइस कहा जाता है। किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आपके पास तीन चीजें चाहिए, पहला तो सेविंग अकाउंट, दूसरा डीमैट अकाउंट, तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने का सबसे बड़ा रूल है सही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना। अगर आपने स्टॉक ही गलत चूज कर रखा है फिर चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर लीजिए आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इसलिए आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए सही स्टॉक्स का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मेजर दो तरीके होते हैं, पहला तो फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस उन इन्वेस्टर के लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करके आप किसी भी कंपनी का असली वैल्यू को जानते हैं, उस कंपनी को और अच्छे से समझ पाते हैं। फंडामेंटल में हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, वो कंपनी किस इंडस्ट्री में काम कर रही है और उसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। अगर आपको कंपनी का बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें पैसा इन्वेस्ट ना करें। जैसे रिलायंस का बिजनेस हम सभी को पता है कि रिटेल का है, टेलीकॉम का है, पेट्रोकेमिकल का है। तो अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न देने के चांसेस होते हैं। दूसरा हमें देखना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले उस कंपनी का बैलेंस शीट को देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखिए। ये सारी चीजें आपको कंपनी का ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा और इसके ऊपर हम प्रॉपर वीडियो लेके आने वाले हैं, कैसे बैलेंस शीट को देखा जाता है एक्सेट्रा। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का हर साल सेल बढ़ रहा है या नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर प्रॉफिट 10% से ज्यादा है तो ये बेटर हो सकता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। कर्जा अगर बहुत ज्यादा है तो ये रिस्की हो सकता है। इसी के साथ रिटर्न टू इक्विटी यानी ROE को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी अपने कैपिटल का कितने अच्छे से यूज कर रही है। अगर ROE 15% से ज्यादा है तो ये अच्छा माना जाता है। देखिए एक अच्छी कंपनी वही है जो अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो, जिसका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो। जैसे एशियन पेंट का मोनोपोली है पेंट्स इंडस्ट्री में, HDFC बैंक अपने सेक्टर का लीडर है। तो अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न देने के चांसेस होते हैं। वैल्यूएशन को चेक करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले ये देखना जरूरी होता है कि कहीं वो महंगा तो नहीं है। आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देख सकते हैं। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो कि बताता है कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड तो नहीं है। इसी के साथ अगर बात की जाए टेक्निकल एनालिसिस की, तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना होगा। टेक्निकल एनालिसिस करके हम बेसिकली बीते हुए मोमेंटम को और चल रहे मोमेंटम का दोनों का एनालिसिस करके फ्यूचर में आने वाले मूव्स का पता लगाते हैं। इसमें आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, चार्ट्स को देखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं। स्टॉक प्राइस मोमेंटम को समझने के लिए बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज होता है। ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्राइस किस तरह मूव हुआ है। दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट करना होता है। मार्केट में हर स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का मतलब यह है कि सपोर्ट लेवल पे बायर एक्टिव होते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। मतलब ये कि सपोर्ट पर हमें खरीदना होता है, रेजिस्टेंस पे बेचना होता है। ये सिंपल सी बात समझिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स भी हैं जिस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड को बताता है। अगर 50 डे का मूविंग एवरेज 200 डे के मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर की तरफ में जाता है तो वहां पे हमें बाई करने की जरूरत होती है।
होती है, और अगर नीचे की तरफ में आता है तो हमें सेल करने की जरूरत होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। अगर RSI 70 के ऊपर दिखा रहा है मतलब स्टॉक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये कभी भी गिर सकता है, और अगर 30 के नीचे दिखा रहा है मतलब ये कि स्टॉक ओवरसोल्ड है और ये कभी ऊपर जा सकता है। इस चीज को और अच्छे समझा जा सकता है एक सेपरेट वीडियो। तो आने वाले वीडियोस में इन सारी चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस करके अवश्य रखना। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो देखिए सारे इन्वेस्टर का अपना अपना गोल और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिट होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फंडामेंटल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टेक्निकल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं यानी 1 से 2 सप्ताह के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकता है। देखिए स्टॉक मार्केट में कई तरीके के लोग और इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं। ये लोग मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी आती है। हमने इन्हें 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। नंबर फर्स्ट पे आते हैं रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर यानी छोटे निवेशक। ये बेसिकली आम लोग होते हैं जो कि अपने सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप और हम या कोई भी इंडिविजुअल जो कि अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू स्टॉक्स की खरीदी और बिक्री करता है। ये बेसिकली छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, जिस वजह से इनका मार्केट पे उतना कंट्रोल नहीं रहता। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। मोस्टली ये लोग फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं। इनका स्टॉक मार्केट पे उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता क्योंकि ये लोग मार्केट के बड़े खिलाड़ी नहीं होते। अब जैसे आपने स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे या 1 करोड़ इन्वेस्ट किया होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है स्टॉक मार्केट में। दूसरे नंबर पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि बड़े खिलाड़ी होते हैं। ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि हजारों करोड़ रुपए के अमाउंट से स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदते हैं, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कंपनी हो गया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल हो गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब है कि बाहर के कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इनका इंडियन स्टॉक मार्केट पे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होता है, और इनका कैपिटल हजारों करोड़ रुपए का होता है, जिससे होता यह है कि ये लोग मार्केट के ट्रेंड को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, मतलब जब चाहे तब मार्केट की दिशा को बदल सकते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कोई भी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC हो गया या और भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन लोगों के भी कुछ खास पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा इनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होता है, बड़े अमाउंट से स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, जिससे ये लोग मार्केट के ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। अगर ये लोग किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की खरीदी कर लें तो उससे स्टॉक का वैल्यू बढ़ने लगता है, और अगर किसी भी स्टॉक को शॉर्ट कर दे यानी बेच दे तो उसकी वैल्यू गिरने लगती है। जैसा कि हमने आपसे स्टार्टिंग में बताया होता है कि अगर किसी भी स्टॉक्स में ज्यादा खरीदी होने लगती है तो उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है, और अगर किसी भी स्टॉक की सेलिंग होने लगती है तो उसकी वैल्यू गिरने लगती है। तो आपने जान लिया रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। नंबर 3 पे आते हैं ब्रोकर्स। अब ब्रोकर्स का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। ये वो लोग होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टर के बीच के डील को पॉसिबल करा पाते हैं। जैसे आप और हम डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं, हमें चाहिए एक ब्रोकर जैसे ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटी, मोतीलाल ओसवाल। ये SEBI के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं और आपके बिहाफ में शेयर खरीदने और बेचने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के कई तरीके होते हैं। सभी लोग एक ही तरीके से पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि अपने अपने रिस्क एपिटाइट, नॉलेज और इन्वेस्टमेंट्स गोल्स के हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस चूज करते हैं। आज मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन बताऊंगा जो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाले हैं। नंबर फर्स्ट पे डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना यानी इक्विटी। ये सबसे कॉमन और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन है, जिसमें आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को डायरेक्टली खरीदते हैं। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए और एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। फिर आप किसी भी स्टॉक का एनालाइज करके उसे खरीदते हैं, और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच के अपना मुनाफा कमा लेते हैं। रिस्क की बात की जाए तो थोड़ा बहुत रिस्क तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है। शॉर्ट टर्म के पीछे ना भागे, अगर आप बिगनर है तो शॉर्ट टर्म से दूर ही रहें। मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से स्टॉक्स का प्राइस कभी भी बढ़ सकता है और कभी भी गिर सकता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, आपके पास स्टॉक्स का एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है, फंडामेंटल्स देखने के लिए टाइम नहीं है, तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करता है जो स्टॉक्स, बॉन्ड और भी एसेट्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है जो मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड में भी कई तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, दूसरा डेप्ट म्यूचुअल फंड हो गया, तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है। ये इक्विटी और डेप्ट दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। जो लोग मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और जो लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट हो सकता है। अगर रिस्क की बात की जाए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड मार्केट के फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। फंड मैनेजर के डिसीजन पे आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। तीसरा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेड फंड्स। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड का एक मॉडर्न वर्जन है। ETF म्यूचुअल फंड के जैसे ही होता है, लेकिन इनका ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज पे ही होता है। जैसे आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं, आप ETF को डायरेक्टली स्टॉक से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करता है। ETF म्यूचुअल फंड से सस्ते होते हैं क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और वो भी लो कॉस्ट पर, उनके लिए बेस्ट है। रिस्क की बात की जाए तो मार्केट फ्लक्चुएशन का ETF पर भी इम्पैक्ट होता है। डायरेक्ट स्टॉक्स की तरह इन्हें ट्रैक और मैनेज करना पड़ता है। चौथा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये बेसिकली नई कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस है।
देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में सही में पैसे बनाना है तो अपने लॉसेस को कंट्रोल करना होगा, और यही आता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। अगर आप अपना रिस्क सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो मार्केट बहुत जल्द आपको एग्जिट लेने पर मजबूर कर देगा। रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लॉसेस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है स्टॉप लॉस का यूज करना। देखिए, स्टॉक मार्केट में नुकसान का सबसे बड़ा रीजन होता है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना, और बिगिनर्स अक्सर ऐसी गलती करते हैं। स्टॉप लॉस एक प्री डिफाइंड प्राइस होता है। जब मार्केट उस लेवल पे आता है तो आपका पोजीशन ऑटोमेटिक कट हो जाता है। जैसे अगर आपने किसी भी कंपनी का शेयर 500 पे खरीदा हुआ है और आप अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं 480 का, मतलब ये कि अगर मार्केट गिर के 500 से 400 पे भी आता है तो आपका 100 रुपए का लॉस नहीं होगा, आपका मात्र 20 रुपए पे ही आपका पोजीशन ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, और आपका लॉस बहुत ही लिमिटेड होता है अगर आप स्टॉप लॉस का यूज करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें, स्टॉप लॉस का जरूर यूज करें। दूसरा तरीका है अपने पैसों को डाइवर्सिफाइड करने का। एक और बड़ी गलती जो बिगिनर अक्सर करते हैं वो ये है कि अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, जो कि बहुत ही रिस्की होता है। रिस्क इससे काफी बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी कंपनी के स्टॉक का प्राइस 500 रुपए चल रहा है और आपने उस कंपनी में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अगर उस कंपनी के शेयर की वैल्यू 250 रुपए हो जाती है तो आपका 1 लाख का मात्र 50,000 ही रह जाएगा। वही दूसरी ओर अगर आपने 1 लाख को 10-10 हजार करके 10 कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो इससे रिस्क काफी कम हो जाता। जैसे अगर एक कंपनी प्रॉफिट कर रही है, दूसरी कंपनी लॉस कर रही है, तो आपका प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस जो है बना रहता। अपने रिस्क को मैनेज करने का तीसरा तरीका है पोजीशन साइजिंग का ध्यान देना। देखिए, सबसे पहले आपको एक लिमिटेड अमाउंट फिक्स कर लेना है कि आपको हर ट्रेड या हर इन्वेस्ट पे कितना आप लॉस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए है, अगर मैं 100 रुपए में से 2-3 रुपए लॉस करता हूं तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है, अपने कैपिटल का 2 से 5% से ज्यादा का रिस्क ना लें। इसके अलावा लिवरेज का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, लिवरेज का मतलब है कि अपने ब्रोकर से उधार लेकर ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना। बिगिनर्स अक्सर लिवरेज के चक्कर में अपना बहुत बड़ा लॉस कर बैठते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक का प्राइस 500 रुपए है और आपके पास सिर्फ 500 रुपए है, तो आप 500 रुपए मात्र एक ही स्टॉक खरीद पाएंगे। वही अगर आप लिवरेज का यूज करेंगे तो 500 रुपए में आपको 5-5 स्टॉक्स मिल जाएगा, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो 500 के हिसाब से ही होगा और लॉस होगा 500 के हिसाब से होगा। अगर स्टॉक का प्राइस 550 तक चल जाता है तो आपका 250 का प्रॉफिट होगा, और वही दूसरी ओर अगर स्टॉक का प्राइस 500 कम हो जाता है तो आपका 250 का लॉस भी हो सकता है। इसलिए अगर आप बिगिनर है तो लिवरेज का यूज ना करें। कुछ गलतियां भी अक्सर बिगिनर्स स्टार्टिंग में किया करते हैं। जैसे बिगिनर्स अक्सर व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फ्रेंड्स की टिप्स पर इन्वेस्ट कर लेते हैं बिना खुद के रिसर्च किए, बिना खुद के एनालिसिस किए, और यही बहुत बड़ी गलती है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने कहा था, कि फंडामेंटल और टेक्निकल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और किसी के भी सजेशन या टिप्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोग ओवर ट्रेडिंग का भी शिकार हो जाते हैं। जैसे बिगिनर्स क्या करते हैं ना, कि मान लो कि आज उनका 2000 का लॉस हो गया, अब उस 2000 के लॉस के रिकवरी के चक्कर में वो 10,000 का और लॉस कर बैठते हैं ओवर ट्रेडिंग करके, जो कि बहुत ही बड़ी गलती है। ओवर ट्रेडिंग करके आप खुद का ही नुकसान करते हैं, आपको और टैक्सेस देने होते हैं, ब्रोकरेज फीस देनी होती है, और खुद का जो कैपिटल जाता है वो अलग ही। तो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, आपको एक ही चीज पैसा दिला पाएगा, वो है आपका डिसिप्लिन और आपका रिस्क मैनेजमेंट। आपको माइंड में सेट कर लेना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपका डिसिप्लिन क्या कहता है। डिसिप्लिन यही कहता है कि दिन में 1 से 2 ट्रेड करें, उससे ज्यादा नहीं, और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल और टेक्निकल को देखना ना भूलें। देखिए, बिगिनर का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि मार्केट में एक्चुअल में पैसा कमाते कौन है, ट्रेडर या इन्वेस्टर। तो सही जवाब है दोनों कमा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उनका स्टाइल क्या है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही अलग चीज है, दोनों का अप्रोच अलग है, दोनों के लिए ही पेशेंस और प्लानिंग की जरूरत होती है। जैसे ट्रेडिंग में कई तरीके की ट्रेडिंग की जाती है, जैसे इंट्रा ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी वेल्थ बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा। इंट्रा डे में होता ही है कि एक ही दिन के अंदर आपको स्टॉक्स को खरीदना भी होता है और बेचना भी होता है। मतलब ये कि सुबह में लिया और शाम को मार्केट बंद होने से पहले बेच भी दिया। इसमें हर छोटी बड़ी मोमेंटम में प्रॉफिट मिलता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है। इसमें आपको फुल टाइम स्क्रीन के सामने बैठना होता है, प्रॉपर मार्केट की एनालिसिस करनी पड़ती है, अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करना होता है, टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करना पड़ता है। इसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। ये उन लोगों के लिए है जो कि 2 से 4 सप्ताह या 1 महीने के लिए अपने स्टॉक्स या अपने पोजीशंस को होल्ड करते हैं। इसमें आपके भीतर पेशेंस होना चाहिए, चार्ट ट्रेडिंग करना आना चाहिए, और अगर आप मार्केट के ट्रेंड को फाइंड आउट करना सीख लेते हैं तो आप इसमें मोटा पैसा बना सकते हैं। इसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं लेकिन इन्वेस्टर्स जैसे पेशेंस नहीं है तो पोजिशनल ट्रेडिंग आपके लिए है। इसमें आप स्टॉक्स को कुछ महीने तक होल्ड रखते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का मिक्स करके आप एनालिसिस करते हैं, और जब स्टॉक का प्राइस थोड़ा बढ़ता है तो उसे बेच के निकल लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको रियल वेल्थ बनाना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना होता है और 5 से 6 सालों के लिए इन्वेस्ट करना होता है, या उससे भी ज्यादा। टाइम के साथ आपका पैसा ग्रो होते रहता है और इसमें आपको कंपाउंडिंग का भी जादू देखने के लिए मिलता है। मतलब ये कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पैसे पर जो ब्याज मिला उस ब्याज का भी ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं मार्केट के मूड के बारे में, यानी मार्केट ट्रेंड्स के बारे में और इंडेक्सेस के बारे में। क्योंकि बिना मार्केट ट्रेंड्स को समझे अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो ये वैसे ही है जैसे आंधी में छतरी खुलना। देखिए, मार्केट कभी बुलिश होता है तो कभी बेयरिश होता है। बुलिश का मतलब ये होता है कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है, लोग खुश होते हैं, न्यूज में पॉजिटिव वाइब होती है, सारी चीजें पॉजिटिव होती है। और जब मार्केट नीचे जा रहा होता है लोग पैनिक होते हैं, लोग निकलने लगते हैं मार्केट से, तो इसे हम बेयरिश ट्रेंड कहते हैं। दोनों सिचुएशंस में आपको समझना होता है कि आपको किस तरफ चलना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। आपने अक्सर न्यूज में निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये होते क्या है
चलिए इसे भी जान लेते हैं। देखिए इसे मार्केट के स्कोर बोर्ड की तरह हम कह सकते हैं, जो बताते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या आप इसे मार्केट के थर्मोमीटर की तरफ बोल सकते हैं। देखिए निफ्टी 50 का मतलब है कि इसमें 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है पॉजिटिव है तो मतलब ये कि मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है, और अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट ओवरऑल बेरिश साइड में है। ठीक ऐसे ही सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं और सेंसेक्स इन 30 कंपनीज का एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है। अगर आपको ये पता करना हो कि स्टॉक मार्केट आज अपसाइड गया हुआ है या डाउन साइड गया हुआ है तो आप सिंपली इन दोनों इंडेक्सेस को देख करके इजीली पता कर सकते हैं। तो चलिए अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चलते हैं। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो आपका पैसा तभी बढ़ता है जब उस शेयर की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कंपनी आपको खुद भी पैसा दे देती है या एक्स्ट्रा शेयर दे देती है, और इसी को कहा जाता है डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट। देखिए डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर को दे देती है। यानी अगर आपने उस कंपनी में कुछ पैसा लगाया हुआ है और उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रखा है तो आपको फ्री में पैसा मिलता है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में। ये आपको हर साल मिल सकता है या हर 6 महीने पे भी मिलता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि आपके पास रिलायंस के 10 शेयर्स हैं और कंपनी ने कहा कि हर शेयर पे 10 रुपए अपने शेयर होल्डर को दे दो, तो आपको मिलेंगे टोटली 100 रुपए, और वो भी बिना कुछ किए डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में। दूसरे नंबर पर आता है बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब है कंपनी आपको फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। जैसे अगर आपके पास किसी भी कंपनी के 2 शेयर्स हैं और कंपनी 1:2 का बोनस शेयर अलाउंस करती है तो आपको एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा बिना कोई पैसा दिए। जैसे रिलायंस के आपके पास 2 शेयर्स हैं और रिलायंस कंपनी ने 1:2 का बोनस शेयर अलाउंस कर तो एक शेयर मिलेगा एक्स्ट्रा बिना कुछ किए, और अब आपके पास टोटली 3 शेयर्स हो गए रिलायंस के। ये कंपनी इसलिए करती है ताकि लिक्विडिटी बढ़े और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रिवॉर्ड फील करें। देखिए स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आपने अपनी गलतियों को कंट्रोल नहीं किया तो एग्जिट बहुत महंगा पड़ सकता है। ज्यादातर बिगिनर कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और वही मिस्टेक उनका कॉन्फिडेंस और पैसा दोनों ही खत्म कर देता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं उन सारी गलतियों को जिनको अवॉइड करना है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का पहला स्टेप है। सबसे पहला, टिप्स पर भरोसा कर लेना। भाई ने कहा कि ये स्टॉक खरीद लो, या यूट्यूब पर किसी ने कह दिया कि मल्टी बैगर है और आपने उसमें पैसा डाल दिया बिना किसी रिसर्च और बिना किसी एनालिसिस के, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरों के कहने पर इन्वेस्ट कर दे। देखिए मार्केट में पैसा तभी बनता है जब डिसीजन आपका होता है, उसके पीछे लॉजिक होता है। दूसरा है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक स्टॉक ऑलरेडी 20% ऊपर चला गया और लोग सोचते हैं कि अभी नहीं लिया तो यहाँ से निकल जाएगा, और ऐसे में एंट्री ले लेते हैं, और एंट्री लेते ही वो स्टॉक रिवर्स कर जाता है और उनका लॉस हो जाता है। ये होता है इमोशनल इन्वेस्टमेंट, जिसमें ना तो प्लानिंग होती है और ना ही टाइमिंग। तीसरी सबसे बड़ी गलती है पूरा पैसा एक ही स्टॉक में डाल देना। किसी ने कह दिया कि सब कुछ इसी में डाल दो, ये कंफर्म है कि ऊपर जाएगा, और यही सोच के लोग एक ही स्टॉक में फुल अमाउंट डाल देते हैं। लेकिन गाइस आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने 1 लाख रुपए को एक ही स्टॉक में डाल दिया। बाय डिफॉल्ट अगर वो स्टॉक नीचे जाने लग रहा है तो आपका 1 लाख रुपए लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपने 1 लाख को 10,000 करके 10 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो आपका प्रॉफिट और लॉस का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है ताकि रिस्क डिवाइड हो। अगर एक कंपनी प्रॉफिट कर रही है दूसरी कंपनी लॉस कर रही है तो आपका ये जो बैलेंस है वो बना रहेगा। चौथा है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना। देखिए मार्केट में सबसे पहला रूल होता है अपने लॉसेस को कंट्रोल करना, और सही मायने में प्रॉफिटेबल वही है जिसने अपने पैसे बचा लिए। अगर आपने कोई भी स्टॉक खरीदा है और खरीदने से पहले आपने प्लानिंग नहीं की कि आपको स्टॉप लॉस कितना लेना है और टारगेट कितना लेना है, तो ये आपका इमोशनल डिसीजन हो सकता है। देखिए स्टॉप लॉस एक सील्ड होता है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मतलब बिना सीट बेल्ट के ड्राइव करना। और पांचवा सबसे बड़ी गलती होती है जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक कर लेना या पैनिक सेलिंग कर देना। थोड़ा प्रॉफिट हुआ नहीं कि बेच दिया, या थोड़ा गिरा नहीं कि घबरा के निकल गए, और यही होती है पेशेंस की कमी। देखिए स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड उन्हें मिलता है जो प्लानिंग के साथ टिके रहते हैं, ना ज्यादा जल्दी खुश होना और ना ही ज्यादा जल्दी पैनिक होना। और वॉरेन बफेट का कहना है स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने का सिर्फ 2 ही मंत्र होता है, पहला तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा पेशेंस। पैसा इन्वेस्ट करिए और शांत रहिए, पैसे को समय के साथ ग्रो होने दीजिए। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कभी कभी क्या होता है बैंकिंग स्टॉक्स में ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, कभी फार्मा स्टॉक्स चमक जाते हैं, और जब देश का बजट पेश होता है तो इंफ्रा स्टॉक्स में ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। मानसून के महीने में एग्री स्टॉक्स ग्रो करते हैं, इसे बेसिकली हम सेक्टोरल मूवमेंट कहते हैं। जैसा माहौल होता है वैसे स्टॉक्स में ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। आपको ये देखना होगा कि अभी कौन से सेक्टर्स में ज्यादा लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी है। सो अब तक तो आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक आइडिया मिल गया होगा, क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे काम करता है। याद रखिए स्टॉक मार्केट कोई शॉर्टकट स्कीम नहीं है, ये एक स्किल है जो कि सीखने से आती है और प्रैक्टिस से मास्टर होती है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा और सही नॉलेज लिया तो मार्केट से पैसा बनाना भी पॉसिबल है और पैसा बचाना भी। ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है, चाहे स्टॉक मार्केट हो या कोई भी फील्ड हो, दुनिया का चाहे कोई भी ग्राउंड हो, आप उसमें तभी सक्सेस या सर्वाइव कर पाएंगे जब आप उस फील्ड के नॉलेजेबल होंगे। और अगर आप उस फील्ड के नॉलेजेबल नहीं है तो कृपया करके पेशेंस रखिए, नॉलेज गेन करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो मिलते हैं ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू सून।